नमस्कार दोस्तों। जब चीज़ें बहुत तेज़ भाग रही हों, दौड़ रही हों, जहाँ पे कंटेंट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 1 मिनट के रूप में, रील्स के रूप में, शॉर्ट्स के रूप में आ रहा हो और वो 5 सेकंड, 10 सेकंड तक आ जाए, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं और ना जाने कब 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे और कब से रात निकल जाती है, हमें मालूम ही नहीं चलता है। ऐसे कंटेंट के दौर में अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो स्लो इंटरव्यू करेगा, स्लो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट लाता है, तो उस व्यक्ति की हिम्मत को हम सलाम करते हैं। उस व्यक्ति की सोच को हम मानते हैं कि वो ऐसे भागते दौड़ते कंटेंट प्रतियोगिता के बीच में अपना एक स्लो इंटरव्यू का फॉर्मेट लाता है। इस व्यक्ति का नाम है नीलेश मिश्रा। अगर आप इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो आपने इनके लिखे हुए गीत जरूर सुने होंगे। रोग फिल्म में फिल्माया गया गीत मैंने दिल से कहा ढूंढ। अगर ये नहीं सुना है तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा, जादू है नशा है, या ये गाना जिंदगी कुछ तो बता। उन्होंने करीब 5 साल पहले स्लो इंटरव्यू का फॉर्मेट ईजाद किया जब दुनिया में होड़ लगी थी कि कौन शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट कंटेंट व्यूअर्स को देता है। उस सब के बीच में इस व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, तो हिम्मत की बात है। मैं आज आपको इस सीरीज के बेहतरीन टॉप 5 एपिसोड के बारे में बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा जो आपको देखने चाहिए। इस स्टडी में सबसे पहला नाम आता है अनुराग कश्यप का। करीब 5 साल पहले मैंने एपिसोड देखा था। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने फिर से रिवाइंड करके देखा एपिसोड्स को। दोस्तों, दिल खुश हो जाता है। अनुराग कश्यप इसमें अपने बचपन से लेके अपने पूरे फिल्मी करियर के बारे में बात करते हैं, अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं, अपने गुस्से के बारे में बात करते हैं, अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। फिल्मों को एक नया दौर लाए, उन्होंने नई किस्म की फिल्में बनाना शुरू किया, उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने एक एक करके हर चीज़ जो बोला, आप पाएंगे कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी वक्त अपने प्रियजनों को देना चाहिए था, अपनी प्रेमिका को, बीवी को, बच्चे को, वो समय नहीं दे पाए और उसका उनको मलाल है। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं तो आपको देखा होगा अनुराग कश्यप को ट्वीट करते हुए सरकार के खिलाफ या बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के खिलाफ। अनुराग कश्यप का परिचय सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म मेकिंग की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में दी, उन्होंने लीक से हटके काम किया, या वो ट्विटर सोशल मीडिया के सेंसेशन बने नहीं। अगर आप इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आप जानेंगे कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, उसने कितनी मेहनत की, बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों से निकलकर कुछ बनाया। देखिए, आपको मजा आएगा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं तिग्मांशु धूलिया, मशहूर फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर। शुरुआत होती है उनके इलाहाबाद के दौर से, जब वो वहाँ पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे। सब कुछ वो बताते हैं कैसे लड़कपन में वो वहाँ की गलियों में घूमते थे, बदमाशियाँ करते थे, और इलाहाबाद की संस्कृति का वो जिक्र करते हैं कि वहाँ की प्रकृति है वो सेकुलर किस्म की है। वहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। और इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी जो बात थी वो थी इरफान खान का जिक्र। दोस्तों, इस समय इरफान खान साहब काफ़ी बीमार हो चुके थे, वो अपनी कैंसर से जूझ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे जीवन और मौत की। उस वक्त ये सिर्फ इंटरव्यू लिया जा रहा था। इस इंटरव्यू में तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि इरफान खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड। और उन्होंने बड़े भावनाओं में बहती हुई बात कही कि उन्होंने पॉज लिया लंबा सा, और उन्होंने कहा कि इरफान खान ठीक हो जाएगा, वो वापस आएगा। उन्होंने कहा कि इरफान खान ने जो हॉलीवुड फिल्मों में जाके काम किया भारत से, इस तरह का गहरा काम किसी भारतीय एक्टर ने पहली बार किया। इरफान खान के बारे में जितने अच्छे तरीके से और जितनी गंभीरता से तिग्मांशु धूलिया ने इस इंटरव्यू में बताया है, बहुत कम देखने को मिलता है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा से मैं व्यक्तिगत रूप से 2-3 बार मिला हूँ। मैं जब जयपुर रहता था तो वहाँ पे एक जवाहर कला केंद्र है, वहाँ पे वो भिन्न भिन्न आयोजनों में आते रहते थे। तो वो गुस्सा होता है तो गुस्से को प्रकट कर देंगे आपके ऊपर, वो खुश हैं तो वो बहुत प्रेम करेंगे, उनके दिल में जो होता है उनकी जुबान पे आ जाता है। और ऐसे इंसान कई बार बहुत बुरे भी दिखते हैं, प्रतीत भी होते हैं, और कई बार बहुत अच्छे भी दिखते हैं क्योंकि वो अपने भावों को खुले रूप में प्रकट कर रहे होते हैं। और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही। उन्होंने अपनी बचपन की बातें कही, अपनी स्ट्रेलिंग फेज के बारे में बात की, उन्होंने उन गीतों, उन रचनाओं, उन पोइट्री की बात की जो बहुत फेमस है। आरंभ है प्रचंड, गुलाल मूवी का ये आपने गाना सुना ही होगा, या एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियाँ।
आपने सुना ही होगा। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने अच्छी पोइट्री की तो उनको यकीन नहीं होता था कि ये मैंने लिखा है। वो अचंभे से भर जाते थे और वो कहते थे कि मुझे इस बात को समझने और कबूल करने में बहुत वक्त लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। लेकिन वो स्ट्रगल फेज की भी बात करते हैं कि जब वो मुंबई आ गए, कुछ काम मिला और बहुत समय तक काम नहीं मिला तो उनको विपश्यना करनी पड़ी। लगातार वो विपश्यना सेंटर जाते रहते थे क्योंकि वो तनाव से जूझ रहे थे, वो नशे की लत में भी पड़ गए थे। ये सारी चीज़ों पर बात करते हैं और कहते हैं कि जवानी जवाई तो मैंने ठाना कि मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ और मैंने वही किया। लेकिन इसमें बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत संघर्ष किया और मुझे लड़ना पड़ा। तो दोस्तों, जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको रास्ते में बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाइयाँ मिलेंगी और हमें तैयार रहना होगा। इन टॉप 5 रिकमेंडेशन में चौथे नंबर पे आते हैं सलीम खान साहब का इंटरव्यू। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एकमात्र शायद ऐसा इंटरव्यू है जो नीलेश मिश्रा जी ने शायद किसी के घर जाके लिया है और ये सलीम साहब के घर जाके मुंबई में रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू लगता है मुझे। तो शायद कुछ मजबूरियाँ रही होंगी ट्रैवलिंग की, आने जाने की, तो उन्होंने वहाँ जाके कुछ शूट किया। दोस्तों, खासकर ये इंटरव्यू उनको देखना चाहिए जो फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, वो क्राफ्ट को समझना चाहते हैं। बड़ी बारीकी से उन्होंने फिल्मी स्क्रिप्ट्स का राइटिंग की बात की है इस इंटरव्यू में। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो और जावेद साहब इस इंडस्ट्री में आ रहे थे, उनको दोयम दर्जे से देखा जाता था, पैसे अच्छे नहीं मिलते थे, मेहनताना नहीं मिलता था। उन्होंने किस्सा बताया कि कोई फिल्म का सेट है और डेस्टिनेशन एक ही है, तो इस डेस्टिनेशन पर डायरेक्टर जा रहा है, प्रोड्यूसर जा रहा है, एक्टर जा रहा है, वो गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जगह है और हमें भी वहीं जाना है, लेकिन हमें गाड़ी में नहीं बिठाया जाता था। इस तरह का दोयम बर्ताव हमारे साथ किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि हमने ये ठाना था कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी इंडस्ट्री बना के देंगे जिनका नाम स्क्रीन प्ले पे आए, जिनको अच्छा मेहनताना मिले और उनके काम की इज्जत की जाए और सीरियसली उस काम को लिया जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में राइटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सलीम साहब जैसे, जावेद साहब जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उस बात की सराहना हमें करनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ ही वो एक महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करते हैं कि सलीम खान साहब ना एक्टर बनना चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जाना कि आपको क्राफ्ट की जानकारी होना, एक्टिंग स्किल्स की जानकारी होना अलग चीज़ है और पर्दे पे उसका प्रोजेक्शन होना अलग चीज़ है। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिया कि जब वो बंदूक उठाते हैं तो लगता है कि कोई एंग्री मैन बंदूक उठा रहा है और कोई ऐसे बंदूक उठाता लगता है कि छोड़ दे, चल जाएगी या गिर जाएगी। तो इसलिए वो रेखा का नाम भी लेते हैं कि रेखा जो है वो सिनेमेटिक है, वो पर्दे पे जाती है तो उनका दिखता है। तो इस प्रकार वो ओवरऑल स्टिल प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि सम पीपल आर मेड फॉर सिनेमा। और इस कड़ी में 5वां और अंतिम एपिसोड जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है पंकज त्रिपाठी साहब का। नीलेश मिश्रा साहब ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि आप लोग आपको कैसे जाने पहचाने, तो उन्होंने कहा कि एक एक्टर के तौर पे मैं एक रंगमंच से आया हुआ व्यक्ति हूँ, थिएटर करके आया हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे एक बेहतर एक्टर के तौर पे ही जाना जाए, पहचाना जाए। वो लेखन क्षेत्र में, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में जिम्मेदारी की बात करते हैं कि सिनेमा जो है समाज को प्रभावित करता है, अच्छे लोग ही अच्छे राइटर बन सकते हैं, वो अच्छी स्क्रिप्ट्स दे सकते हैं और उनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कहा कि मुझे जब कभी कभी लगता है कि अच्छी फिल्में नहीं आ रही हैं, सोशल मैसेज वाली नहीं आ रही हैं, तो मैं कुछ एंटरटेनमेंट वाली फिल्में भी करता हूँ जो मनोरंजक होती हैं, मसाला फिल्में होती हैं। और कई बार हमें स्ट्रीमिंग फेज में पैसा कमाने के लिए ऐसे फिल्में करने पड़ती हैं, जबकि वो ऐसा चाहते नहीं हैं, उनकी मजबूरी होती है। मैंने इस स्लो इंटरव्यू फॉर्मेट के बारे में बात की क्यों वीडियो बनाई, बिकॉज आई लव द फॉर्मेट। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कुछ पसंदीदा व्यक्ति हैं वो इस फॉर्मेट में आए और अपनी बात करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पेस मिलता है। नीलेश मिश्रा पूरी जगह देते हैं व्यक्ति को खुलने के लिए। वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि व्यक्ति शायद मुंबई में बैठ के, दिल्ली में बैठ के या किसी फिल्म सिटी नोएडा में बैठ के वो बात ना कह पाए, लेकिन जब वो नीलेश मिश्रा के फार्म हाउस पर जाते हैं, घर पर जाते हैं, वहाँ सुकून होता है, पर्यावरण होता है, खुशहाली होती है, वो इन्वायरमेंट में दिखता है और व्यक्ति वहाँ दिल से बोलता हुआ दिखाई देता है। जब आप इंटरव्यूज को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यहाँ व्यक्ति जो मुंबई में बैठ के इंटरव्यू देता है और जो यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा है वो दो अलग व्यक्ति हैं। यहाँ खुल के बात कर रहा है, यहाँ इमोशंस की बात हो रही है, दिल से बात नहीं कर रही है। और इसलिए ये जो स्लो फॉर्मेट है इंटरव्यू का, ये मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों को, अपने जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिकमेंड करूँ कि वो इनको ज़रूर देखें। नमस्कार।